नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन जो होता है, और उसके अलावा क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके अलावा हम लोग आज करने वाले हैं 4-5 टॉपिक दूंगा जिनका भी 70 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है। GS2 के मैं आपको पर डे 2 दिन पर टारगेट दूंगा। GS2 का फिर GS1 का करेंगे हम लोग। मैंने वीडियो में समझाया भी था कि GS1 के सिलेबस बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में छोटा सा है, स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको बाद में करेंगे। पहले GS2 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा सा दायरा है उसका। ओके, तो मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिनका भी पीटी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास आज बच्चों के आजकल में जब से पीटी का रिजल्ट आए बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अब मेंस के लिए क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब पीटी के बाद से मैंने उनको बोलना शुरू किया था कि ठीक है आंदोलन भी कीजिए लेकिन मेंस के लिए ज़रूर पढ़िए। किसी को भी नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उस समय बच्चे टीचर्स का मजाक बनाते हैं कि पीटी अभी हुआ नहीं है, मेंस के लिए कैसे पढ़ लें। और जब मैं बोलता हूँ शुरुआत में आपको मेंस की तैयारी करनी होती है, तब भी बच्चे बोलते पीटी नहीं हुआ, मेंस की तैयारी कैसे कर लें। फिर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं जब आपको 2 महीनों में 70-75 दिन में पीटी का मेंस का पूरा तैयार करना है, सिलेबस भी पढ़ना है और आंसर राइटिंग भी सीखना है। ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन होता है। रियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, बहुत कठिन होता है। जिनका भी पीटी नहीं हुआ है, कृपया करके समय बर्बाद न करते हुए केवल और केवल मेंस की तैयारी पर फोकस करें। मेंस के सिलेबस को अप्रैल मई से पहले पूरा कंप्लीट करके लिख के रख लें, पढ़ लें अच्छे से, ताकि जब आपका अगले साल पीटी हो तो फिर से आपको पछताना ना पड़े कि पीटी हो गया, मेरे लिए समस्या ही खड़ी हो गई, इससे अच्छा पीटी नहीं होता। ऐसे मैसेज भी आए हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए पीटी हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहे, ये तभी हो पाएगा जब आप मेंस का 6 महीना पहले अध्ययन कर लेंगे। लास्ट के 2 महीनों मेंस आपका तैयार हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपको आंसर राइटिंग लिखना अच्छे से आता हो। नहीं तो आप अभ्यास सही से नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आपके सवाल छूट सकते हैं। ओके, और अगर अभी आप पढ़ाई को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, 1-2 महीने भी, 15 दिन भी छोड़ देंगे, तो आपका रिदम जो है वो टूट जाएगा और मुझे पता है आप भूलने लग जाएंगे चीज़ों को। इसलिए अच्छा होगा कि अपना रिदम बनाए रखें। मुझे पता है मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है सभी चीज़ों का, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा। देखिए आज का टॉपिक मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन कर लेंगे। ये GS2 के कल मैंने 4 टॉपिक दिए थे, 4 नहीं दरअसल 5 हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही आसान से टॉपिक भी हैं। जैसे उद्देशिका बहुत ही आसान टॉपिक है। उद्देशिका के अलावा जो टॉपिक था आसान वाला वो कौन सा है, तो आपका मौलिक कर्तव्य जो है ये भी बहुत आसान टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक तो आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया व मुद्दे, ये लेस इंपॉर्टेंट में आता है। बस एक बार आपको गो थ्रू होना होता है कि क्या क्या किस प्रकार से नए राज्यों का गठन होता है और भारत सरकार को और संविधान में कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक है, इसमें मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक है और DPSP एक बड़ा टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो इसका भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको टारगेट दिया है तो एटलीस्ट कंप्लीट कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। हेडलाइन क्या है आज का तो पता ही होगा आपको। कल 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, यानी कि कल के दिन हम सॉवरेन हो गए थे। सॉवरेन का मतलब हमारा अपना बनाया हुआ संविधान और उसके शासन लागू हो गए थे 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था और अगले साल के 26 जनवरी से इसको लागू किया गया था। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो भारत और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हेडलाइन में और क्या है, दिल्ली इलेक्शन का है, तो वो तो अपने लिए नहीं है सही, अपने काम का नहीं है दिल्ली इलेक्शन। बाकी यहाँ पर देखिए कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का न्यूज़ है जिसमें बताया गया कि इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय ने सिक्किम में एक डैम बनाने को मंजूरी दे दी है। इसमें एक शब्दावली है जिसको क्या कहा जाता है, गोल्फ, GLOF कहा जाता है। क्या है ये, ग्लेशियर लेक होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड आया था पिछले साल सिक्किम में, अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़वाया भी था, उसका आंसर राइटिंग भी करवाया था कि ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है। मान लीजिए एक पहाड़ी एरिया, ये बड़ा सा ग्लेशियर है,
ये पिघलेगा क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये क्या हो जाएगा, तो ये पिघलेगा। इसके पिघलने के पश्चात से क्या होगा, इसके पिघलने के पश्चात से इसके इर्द गिर्द में ये पानी जमा होने लग जाता है। ये ग्लेशियर धीरे धीरे पीछे चला जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगा और यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा। चूँकि इसका जो तटबंध होता है ये प्राकृतिक होता है, ये भूकंप के कारण, मानव निर्मित किसी कारण से ये टूट सकता है और इसके टूटने से जो पानी इकट्ठा हुआ है पूरा ग्लेशियर के पिघलने से ये फ्लड का सिचुएशन क्रिएट कर देता है, फ्लड का सिचुएशन हो जाता है, जिसके कारण से सिक्किम में भारी तबाही देखी गई थी। ये इसमें बताया जा रहा है कि कई सारे चीज़ों को इग्नोर करते हुए तीस्ता नदी जो है उसको लेकर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने और अलग अलग मंत्रालय ने एक डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। इस टॉपिक को तो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, डिटेल में इसको रिसर्च करके पढ़ेंगे कहाँ पर कौन सा डैम है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें सामने आ जाए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो बस यही है। GLOF क्या होता है, तो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड कहते हैं इसको, मतलब ग्लेशियर के पिघलने से बने हुए लेक के तटबंध टूटने से जो फ्लड का सिचुएशन बन जाता है इसी को GLOF कहा जाता है। सिक्किम में पिछले वर्ष 2024 ईस्वी में हमने इस तरह के फ्लड का सिचुएशन देखा था जहां पर भारी तबाही देखी गई थी। अब यहां पर एक डैम बनाने की मंजूरी दी गई है। इस तरह के फ्लड से कैसे बच सकते हैं हम लोग बंधुओं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये पानी इकट्ठा हो गया, इसमें हम क्या करें, एक मोटर लगाकर धीरे धीरे पानी यहाँ से क्या कर दें, धीरे धीरे पानी को निकास कर दें, बहा दें, तो क्या हो जाएगा, फ्लड का सिचुएशन नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये तटबंध जो बना है प्राकृतिक जो है इसको हम और ज़्यादा कंक्रीट वगैरह डाल के खूब मजबूत करके छोड़ दें, जिससे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा लेक नुमा बन जाएगा और फिर बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। पिछले साल आपको याद होगा कि नेपाल और सिक्किम के एरिया में भूकंप आया था, जिसके बाद GLOF की घटना देखी गई थी। कहाँ पर, तो सिक्किम में देखी गई थी। चलिए देखते हैं भारत और इंडोनेशिया रिलेशन को देखते हैं और म्यूल को पढ़ेंगे हम लोग। म्यूल का वैसे तो मतलब होता है खच्चर, लेकिन आर्मी म्यूल अलग है। कल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बड़ा ही शानदार सा एक दृश्य देखने को मिला, जहाँ पर आर्मी मैन जो है हमारे वो रोबोटिक डॉग, रोबोटिक एक तरीके का डॉग ही बोलेंगे, वैसे उसको म्यूल कहा जा रहा है। म्यूल का फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको। रोबोटिक डॉग का प्रदर्शनी किया गया कहाँ पर, तो कोलकाता में 26 जनवरी को किया गया है, जिसमें आर्मी मैन जो हैं वो रोबोटिक डॉग को लेकर आए। और ऐसा माना जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये ऑपरेशंस में, मिलिटेंट के खिलाफ जो ऑपरेशंस होते हैं कई बार, ये आर्मी अपने स्तर पर देश की रक्षा सुरक्षा के लिए इस प्रकार के रोबोटिक डॉग वगैरह का उपयोग करेगी। अब इसका है क्या, इससे क्या होगा, तो भाई कई बार आपने सुना होगा कि कुत्तों की जान चली जाती है, आर्मी के डॉग हो तो उनकी जान चली जाती है, या कई बार आर्मी मैन भी शहीद हो जाते हैं किस चीज़ में, तो बम ब्लास्ट वगैरह में या ऑपरेशंस में या निगरानी करने में, तो उस वहाँ पर इसका काम लाया जा सकता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है, पहली बार इस तरह का प्रदर्शन लगाया गया है और वो भी 26 जनवरी के परेड में। तो ये हमें आने वाले भविष्य का दर्शन देता है कि हो सकता है कि अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल, आने वाले 10 वर्षों हमें AI आधारित और रोबोटिक आधारित सैन्य कर्मी भी दिखें। कहाँ पर, तो राजपथ पर या 26 जनवरी के परेड में। आप समझ पा रहे हैं, भविष्य का दर्शन हो रहा है आपको। तो इस तरह की चीज़ों को देखा, यानी कि दुनिया में नए हथियारों की होड़ होने जा रही है, नए हथियारों की होड़ होने जा रही है, जो रोबोटिक मशीन AI आधारित हो सकता है। और ये इंसानों के लिए क्या हो सकता है, इसके कंसर्न भी हो सकते हैं। हालांकि जान माल की हानि को कम करेगा, इंसानी जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी कमी उसको मतलब बचाएगा। हालांकि इसका नुकसान भी है कि हो सकता है कि ये क्या हो जाए, इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी आ जाए, कुछ खराबी आ जाए और हमें ही नुकसान पहुंचा दे। तो म्यूल को भी देखेंगे हम लोग। देखते हैं कि करके टॉपिक भारत इंडोनेशिया रिलेशन है। सबसे पहला IR का मैंने जो टॉपिक करवाया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी में जो शामिल होंगे ऑटोमेटिक वो देश के साथ हमारा रिलेशन आपके IR के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक हो जाता है। 10 टॉपिक जो मैंने दिए थे, सबसे पहले इंडोनेशिया के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि इंडोनेशिया क्या है, कहाँ है, वो पूछा जा सकता है आपसे। द्वीप समूह जानते हैं क्या, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिल जाते हैं तो द्वीप समूह का निर्माण होता है। बहुत बड़ा एरिया है इंडोनेशिया का, मैं मैप पर भी आपको दिखाऊंगा। और भारत और अमेरिका, इंडो पैसिफिक नाम सुना आपने, आज ये भी टॉपिक है अपना।
क्योंकि इस पर डिटेल आर्टिकल आया हुआ है कि इंडो पैसिफिक का क्या महत्व है भारत के लिए और क्या इसके लिए चुनौतियां आ रही हैं। तो इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। तो इंडो पैसिफिक में इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में फैला हुआ है और सामरिक दृष्टिकोण से, कल्चरल एंगल से देखें, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें, ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें, सभी चीज़ों में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए इंडोनेशिया के बारे में मुख्य तथ्य क्या है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक अनूठा सा देश है। अनूठा इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ पर बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म दोनों के कल्चर को, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, कल्चर, संस्कृति को फॉलो किया जाता है। दुनिया का मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर आज भी आपको रामलीला जैसी चीज़ें देखने को मिलती है और कई सारे तथ्य तो आपने भी सुने होंगे। हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच स्थित द्वीप समूह है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, हालांकि इसको बदला जाएगा और अब इसकी राजधानी जो है, ये जो बोर्नियो द्वीप आपको दिख रहा है, इस बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि सुमात्रा और जकार्ता माना जा रहा है कि ये दोनों आइलैंड आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, तो डूब जाएंगे समुद्र में। इसलिए इंडोनेशिया अपना राजधानी शिफ्ट कर रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जहाँ, यहाँ का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। इस देश में लगभग 80% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी मिलते हैं। अगर प्राचीन भारत आपने पढ़ा होगा तो प्राचीन भारत में आपने पढ़ते हैं किसके बारे में, चोल के बारे में। तो यहाँ पर चोलों ने कई बार आक्रमण किए और इस पर कब्जा भी किया था उन्होंने, और यहाँ पर हिंदुइज्म का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। हिंदू के अलावा यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गए हैं। और यहाँ पर हीनयान संप्रदाय, कौन सा, हीनयान, एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ, ये भारत का मैप है, भारत का मैप है ये। भारत में दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे, भारत में दक्षिण की तरफ या भारत से दक्षिण की तरफ, तो आपको हीनयान संप्रदाय दिखेगा बुद्धिज्म का। और उत्तर की तरफ जब जाएंगे या उत्तर पूर्व की तरफ में जाएंगे तो आपको महायान बुद्धिज्म का दिखेगा, महायान का। महायान को किसने फैलाया था, तो कनिष्क जो शासक हुआ था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक, उसने फैलाया था। और हीनयान का फैलाव जो है वो सम्राट अशोक के समय में श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब इलाकों में शुरू हुआ था। तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। महायान में क्या होता है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है, उनको देवत्व की उपाधि यानी कि देवता मानते हैं। जबकि हीनयान में क्या होता है, उनको बस एक फिलॉसफर मानते हैं, एक दार्शनिक मानते हैं और उनके दर्शन को केवल फॉलो किया जाता है। महायान में आपको हिंदुइज्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा, पूजा पाठ, आरती और अलग अलग तंत्र मंत्र हर चीज़ होता है, जबकि हीनयान में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। 19,19,443 वर्ग किलोमीटर का है और 2014 की जनगणना के अनुसार इसकी इतनी आबादी है, 25 करोड़ के करीब में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। देखिए ये है इंडोनेशिया का मैप, आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा एरिया है ये। देखिए कितना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और कल्चर इसका अलग अलग है सभी जगहों पर, फिर भी एक देश के रूप में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चीन के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी इसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, हमारे साथ भी इसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है। भारत इंडोनेशिया संबंध, सबसे पहले वाणिज्यिक संबंध की हम लोग बात करेंगे। आईआर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम कहीं पर बात करते हैं आईआर में, आंसर राइटिंग की, तो हम उसमें डायमेंशंस को देखते हैं, कितने डायमेंशन में हमारे रिलेशन है, जिसमें इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, स्ट्रेटजिक रिलेशन हो सकता है, कल्चरल का एंगल हो सकता है, हिस्टोरिक रिलेशन हो सकता है, हिस्टोरिक हो सकता है। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे रिलेशन में हम लोग आयाम को, डायमेंशंस को पढ़ते हैं। आसियान का सदस्य है इंडोनेशिया। आसियान में 10 देश हैं, उसमें से एक इंडोनेशिया भी है और इसके साथ हमारा काफ़ी अच्छा व्यापार है, जिसमें से कुछ आंकड़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे व्यापार लगातार बढ़ ही रहे हैं। राजनीतिक संबंध की हम लोग बात करें, दोनों देश एशियाई और अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे और भारत की आज़ादी के बाद जो पहला 26 जनवरी का परेड हुआ था उसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। और कल जब 76वां रिपब्लिक डे हुआ है तो उसमें भी इंडोनेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने भाग लिया है और ये काफ़ी हमारा रिलेशन काफ़ी मजबूत रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा, नाम पढ़ा होगा या पंडित नेहरू को भी पढ़ा होगा या भारत की आज़ादी की शुरुआत के वर्षों में पढ़ा होगा, तो उस समय भारत और इंडोनेशिया के संबंध शानदार रहे हैं हमेशा से। वर्ष 1991 में एक लाइन ऊपर भी है, जिसके कारण 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। नाम जो मैंने आपको बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसमें इंडोनेशिया भी समर्थक था हमारा। और उपनिवेशवाद के खिलाफ
अफ्रीकी देश जो गुलाम थे उनके खिलाफ, या एशियाई देशों को जो गुलाम बनाया गया उसके खिलाफ भारत और इंडोनेशिया ने एक स्वर में उसकी आलोचना भी की थी। वर्ष 1991 में भारत की लुक ईस्ट नीति अपनाने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से विकास हुआ है। लुक ईस्ट नीति के समय में तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनके समय अपनाया गया था। दोनों देश G20 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म है इन सभी का। हालांकि माना जा रहा है भारत और अमेरिका पूरी कोशिश में है कि इंडोनेशिया को क्वाड में शामिल किया जाए और ब्रिक्स में शामिल किया जाए। ब्रिक्स में शामिल किया जाए इंडोनेशिया को और क्वाड में शामिल किया जाए। क्वाड में वो शामिल इसलिए नहीं होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक चीन विरोधी संस्था है और चीन के साथ में इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि देखिए क्वाड में शामिल होगा क्योंकि क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक एरिया को सिक्योर और सही बनाना है हमें। और दूसरा, ब्रिक्स में भी शामिल हो सकता है इंडोनेशिया, बहुत जल्द ही आपको इसकी सूचना मिलेगी। सांस्कृतिक संबंध की बात करें तो सबसे पहले क्या है, हिंदू बौद्ध बाद में मुस्लिम धर्मों ने भारत के तटों से इंडोनेशिया की यात्रा की। रामायण और महाभारत के महान महाकाव्यों की गाथाएं इंडोनेशियाई लोक कथा और नाटकों का स्रोत बना हुआ है। रामायण और महाभारत भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर परफॉर्म होता है तो वह है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के देश ही हैं, जिसमें इंडोनेशिया सबसे प्रमुख है। जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लगभग में 1 लाख लोग हैं, जो मुख्य रूप से ग्रेटर जकार्ता, मैदान जगह है, सुरबाया और बांडुंग में स्थित हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। इंडोनेशिया में भारत के दूतावास द्वारा जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का संचालन किया जाता है, जो नियमित तौर पर भारतीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, योग, हिंदी और तमिल भाषा संबंधित कक्षाओं का आयोजन भी करता है। तमिल भाषा क्यों? क्योंकि जब राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम इनके समय में जब चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ, खासतौर से किसके समय में, तो राजेंद्र चोल के समय में, राजेंद्र चोल नाम है इनका, इन्होंने क्या किया था, बंगाल की खाड़ी को अपना झील बना लिया था। इतनी बड़ी सैन्य ताकत थी किसकी, तो चोल साम्राज्य की। उस दौरान इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया पर कब्जा किया था। वहाँ पर तमिल संस्कृति, दरअसल भारतीय संस्कृति कहना चाहिए, उसमें भी तमिल संस्कृति का काफ़ी अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया इन्होंने। भारतीय डायस्पोरा रहते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको आंकड़ा दिया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग इंडोनेशिया में निवास करते हैं। अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे भाई, इंडो पैसिफिक को क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक को क्योंकि ये बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि हाल ही में इंडो पैसिफिक एरिया चर्चा में रहता है। क्या पूछा गया था, 65 या 66 में है। मैं आपको प्रीवियस ईयर जब करवाऊंगा ना तो उस दौरान दिखाऊंगा, 65 या 66 में है। हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र चर्चा में रहता है। इंडो पैसिफिक क्या है, इसका महत्व क्या है भारत के लिए, और चुनौतियाँ क्या क्या हैं इस क्षेत्र के लिए, ये डायमेंशन पूछे गए थे। क्वेश्चन में डायमेंशन दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, महत्व क्या है हमारे लिए और चुनौतियां क्या है इसके भारत के लिए, या इस रीजन की चुनौतियां क्या है। ओके, सबसे पहले इंडो पैसिफिक को देखते हैं कौन सा एरिया कहलाता है। पहले इसका नाम क्या था, एशिया पैसिफिक नाम था। ठीक है, पहले इसका एशिया पैसिफिक नाम था, लेकिन भारत के प्रभाव को इस क्षेत्र में मान्यता देते हुए अमेरिका सहित दुनिया के प्रमुख देशों ने इसका नाम अब कर दिया है इंडो पैसिफिक, जिसमें भी खास तौर से इंडो पैसिफिक इस रीजन को कहा जाता है और एशिया पैसिफिक इस रीजन को कहा जाता था। अब पूरे एरिया को ही इंडो पैसिफिक एरिया कह दिया जाता है। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। वो कौन सा है, इंडियन ओशियन नाम है। चीन ने कई बार बोला है कि इसका नाम बदलिए, ये नाम सही नहीं है, इसका नाम कुछ और होना चाहिए, लेकिन हमने बोला है कि नाम बिल्कुल सही है, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। इस एरिया में है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बड़ी बड़ी इकॉनमी है। भारत है, चाइना है, यहाँ पर जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया भी है। यानी कि इस एरिया की जनसंख्या भी खूब है, यहाँ की इकॉनमी भी बूम कर रही है। यहाँ पर सामरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, प्राकृतिक संसाधन भी है और कॉन्फ्लिक्ट का जगह भी बन सकता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा झंझट का भी जगह बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ताइवान को लेकर एक टेंशन है, ताइवान को लेकर टेंशन है, भारत और चीन के बीच में टेंशन है, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में टेंशन है, जापान और चीन के बीच में टेंशन है, साथ में दक्षिण चीन सागर को लेकर भी इसी एरिया में क्या है, तो टेंशन है। ये सारे मैंने आपको क्या बताया, चुनौतियाँ बताया। इस एरिया का महत्व भी है, साथ में इसमें कॉन्फ्लिक्ट का भी पूरा संभावना है कि आने वाले समय में इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है।
इसका महत्व क्या है जरा देखिए ध्यान से। भारत एक आर्थिक महाशक्ति, 2000 के दशक के मध्य में ऐसी उम्मीद की गई कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा, और इसी आशा के साथ भारत को अनेक देशों द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में स्वीकार किया गया। अमेरिका जैसे देशों द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के स्थान पर इंडो पैसिफिक मानसिक भू राजनीतिक संकल्पना को स्वीकार किया गया कि एशिया पैसिफिक की जगह पर इसको इंडो पैसिफिक इसलिए नाम देना चाहिए क्योंकि भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है। किस क्षेत्र में प्रभाव है हमारा, कौन सा क्षेत्र है वो? इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी दृष्टिकोण से है, पॉलिटिकल भी है, सभी दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी है। इस एरिया में कोई साइक्लोन आने वाला होता है या कोई आपदा आती है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स भारत ही करता है, इसलिए ये भी इसका क्या है तो एक हमारा इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण से इसको नाम क्या दिया गया, इंडो पैसिफिक नाम दिया गया। ये पूछा गया आपके मेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चीन के खिलाफ भूमिका। पिछले दशक में भारत की आर्थिक विकास की दर उम्मीदों के अनुसार नहीं रह पाई, परंतु एक दशक के बाद भारत की विकास उन उम्मीदों पर कायम है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका के खिलाफ भारत को एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। चीन के खिलाफ अगर पूरे दुनिया में कोई देश अगर खड़ा हो सकता है तो वो उसका पड़ोसी देश अपना भारत ही है, जो हम खड़ा हो सकते हैं किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ। हमारे पास उतनी पोटेंशियल है, हालांकि हमने उस पोटेंशियल को अभी तक कैश नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है। रणनीतिक अवस्थी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दक्षिण चीन सागर, सारे नाम आपको बताएं। आसियान 10 देशों का समूह जो है। मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू मध्य क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये प्रशांत महासागर को, देखिए यहाँ पर कहाँ पर है मलक्का, ये जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा है ना, यहीं पर है मलक्का, यहीं पर है मलक्का। तो ये मलक्का यहाँ पर सिंगापुर है जो इकोनॉमिक हब है, और ये यहाँ से चाइना और जापान को जोड़ता है जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यानी कि इंडियन ओशन से प्रशांत महासागर के 2 बड़े इकोनॉमी को जाने के लिए जो रास्ता है वो मलक्का जलडमरू मध्य से होकर जाता है। तो यानी कि हॉर्मुज की जल संधि हो या बाबल मांडेव जितना इम्पोर्टेंट है या स्वेज नहर जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट मलक्का की जल संधि भी है। अब आप समझ गए होंगे महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो हम पढ़ रहे हैं। गुयाना आइलैंड, मार्शल आइलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से भारत का तेल व्यापार होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और दुनिया के प्रमुख देश जो हैं वो इस क्षेत्र से गुजरते हैं व्यापार के लिए, और इसीलिए इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। इंडो पैसिफिक वार्ता के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, अब इस क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की व्यापक रणनीतिक आर्थिक संकल्पना है जिसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच मजबूत आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक संबंध आवश्यक हो गए हैं। इसीलिए आप देखते हैं क्या कि क्वाड जैसे जो संगठन बनते हैं वो क्यों, इस एरिया को नियम कानून क्या बोलते हैं कि रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर, आपने न्यूज़पेपर में ये शब्दावली देखा होगा कि रूल बेस वर्ल्ड ऑर्डर हमें कायम करना है, ये शब्दावली देखा होगा। तो उसका तात्पर्य क्या है, समुद्र से जुड़े हुए कानून या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका पालन करवाना है हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। कौन सा ऐसा देश है जो पालन नहीं कर रहा है, तो है चीन, इसका पालन नहीं कर रहा है। केवल रणनीतिक वार्ता और संभावित सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने से इसका अस्तित्व बने रहना संभव नहीं है। हम केवल वार्तालाप करते हैं। क्वाड के स्तर पर आपने देखा है कि कोई बड़ा एक्शन लिया गया हो, आपने देखा होगा साल में एक बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अभी देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जी के जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्वाड की बैठक हुई, क्वाड से निकल के क्या आया है, क्या इन चारों देशों ने मिलकर चीन के मैन्युफैक्चरिंग को पीछे छोड़ा है? नहीं, अकेला चीन, इन चारों देश जो हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हावी है। सबकी इकोनॉमी चीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो फिर आपने किया क्या, बैठकर वार्तालाप करते हैं, समोसा चाय खाते हैं। आरसीपी से अलगाव। इस क्षेत्र में एक इकोनॉमिक रूप से एक समूह बना जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें चीन वगैरह शामिल है, लेकिन भारत इससे अलग हो गया। भारत ने बोला कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि मुक्त व्यापार को लेकर ये बनाया गया है, फ्री ट्रेड को लेकर बनाया गया है। हम इसमें शामिल होंगे तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा गड़बड़ा जाएगा, चालू खाता घाटा में चला जाएगा। और क्योंकि चीन इसमें शामिल है, वो अपने सस्ते व्यापार, सस्ते चीज़ों से हमारे पूरे मार्केट को भर देगा और हमारी जो अपने देश के अंदर की इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगा, तो तबाह हो जाएगा। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो है आरसीपी उससे हटने का निर्णय के लिए कर लिया, मतलब अलग हो गया। वार्ता में शामिल था भारत।
डिस्कशन में शामिल था, बाद में इसमें शामिल होने से उसने मना कर दिया और अलग हो गया। ओके, ये भी एक चुनौती है कि इस देश के सारे, इस एरिया के सारे देश एक समझौते में शामिल हैं और सबसे बड़ा देश जो है भारत, वही शामिल नहीं है। बढ़ता व्यापार अंतराल, इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्वाड देशों के साथ चीन तथा भारत के व्यापार पर दृष्टिपात करें तो हम देख पाते हैं कि भारत की तुलना में चीन के व्यापार भागीदार इन देशों के साथ बहुत ज़्यादा है। इंडो पैसिफिक के जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है, तो वो चीन पर डिपेंड करती है, जिसके कारण से ये देश चीन के खिलाफ कोई बड़ा स्टैंड लेंगे ये आप नहीं सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $90 बिलियन का, वहीं चीन का अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार $737 बिलियन का है। और वो अमेरिका हमें बात करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे चीन के साथ। तो पहले उनको अपना घर संभालना पड़ेगा। अल्प संस्थागत जुड़ाव को व्यापक संदर्भ देखने की जरूरत है। भारत की तुलना में चीन का इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ संस्थागत जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। एक और चुनौती है इस क्षेत्र के लिए, वो कौन सा है? चीन के ऋण जाल की कूटनीति, यानी कि डेप्ट ट्रैप करता है। जैसे श्रीलंका इसका उदाहरण हो सकता है, इसका उदाहरण बांग्लादेश भी हो सकता है, और भी कई ऐसे देश हैं जो इसका उदाहरण बनने जा रहे हैं। ये भी इंडो पैसिफिक एरिया की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको समझ में भी आ रहा है या मैं बस ऐसे ही हवाबाजी करता जा रहा हूँ? सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा क्षेत्र इंडो पैसिफिक का भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक रूप से महत्व को लिखेंगे, जिसमें आपको डेटा दिया है मैंने। कल्चरल रूप से लिखेंगे, सोचने की चीज़ है ना। इस एरिया के जितने भी देश हैं, मैक्सिमम जगहों पर क्या है, हमारा कल्चरल इम्पैक्ट है। भारत के बाहर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है भाई? तो कंबोडिया में है। वो दक्षिण पूर्व एशिया में देश है ना। तो वो भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा? कल्चरल हमारा वहाँ पर प्रभाव है ना। और आर्थिक रूप से तो है ही, क्योंकि आसियान के साथ हम बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि हमारे समुद्री बाउंड्री जो, हमारी समुद्री सीमाएं जो हैं, उसकी सुरक्षा के लिए परम आवश्यक है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो सिक्योर रहे। ओके, अगला टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। अब ये क्या है भाई, क्या है? पहले इस इक्विपमेंट को देखिए, म्यूल इसको कहा गया है। देखिए यही है कल का फोटो, ये पश्चिम बंगाल का फोटो है और वहाँ पर कोलकाता में इसका प्रदर्शन किया गया। यही है म्यूल, ठीक है। कितना शानदार है ना ये। इसको देखिए, यहाँ पर इनके हाथ में रिमोट है, इससे संचालित कर रहे हैं और ये आने वाले समय का संकेत है। आने वाले समय में हो सकता है इनके हाथ में से रिमोट हट जाए, ये अपने आप चले, ये ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। इनके हाथ से रिमोट हट जाए, ये भी तो हो सकता है। तो यही है जिसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कल का ही ये है। तो ये पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे, और मेंस एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा डीप जाएंगे तो, कि आने वाले समय का विश्व जो आप देखते हैं उसमें एआई और रोबोटिक्स का क्या प्रभाव हो सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि युद्ध में एआई का क्या उपयोग किया जा सकता है या क्या उपयोग हो रहा है। पिछली बार उन्होंने पूछा, बीपीएससी वालों ने ही पूछा, उनके मेंस के सवाल के स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं गुरु। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है कि इस बार हल्के सवाल पूछ लें। हल्के में बच्चे गलत कराते हैं, इस बार पीटी का तो देख ही रहे हैं आप, तो हल्के सवालों को भी पढ़ के जाइएगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, हाल ही भारतीय सेना ने अग्रिम लड़ाकू क्षेत्र विशेषकर उच्च ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग वाहन होते हैं। सभी सैनिक भी हाई एल्टीट्यूड में काम नहीं कर पाते। आपने सुना होगा कि जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर सभी सैनिकों को अपॉइंट करने से बचा जाता है, जो उस लायक होते हैं, शारीरिक रूप से मैं कह रहा हूँ, उन्हीं को वहाँ पर दिया जाता है। या जिनको भेजा जाता है तो शुरुआत में उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, वहाँ पर ठंड अत्यधिक होती है। तो उस एरिया में गाड़ी हो, वाहन हो, कोई जीव जंतु हो, इंसान हो, सभी को कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। तो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में उपयोग के लिए 100 रोबोटिक्स मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को शामिल किया है, जिसको म्यूल कहा गया है। ये रोबोट -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक की कठोर जलवायु में काम करने, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने, 15 किलोग्राम का भार उठाने की क्षमता रखते हैं। खच्चर का काम क्या होता है मुख्यतः, तो भार वहन करने में काम आते थे और ऊंचाई पर भी आसानी चले जाते थे। उसी प्रकार का काम भी लिया जा सकता है और ऑपरेशनल भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में सहायता और परिवहन में सुधार के लॉजिस्टिक ड्रोन का परीक्षण भी किया जा रहा है। रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट एक सतत सस्टेनेबल तीव्रता के साथ काम करने वाला जमीनी रोबोट है, जिसे सभी मौसमों के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स व इंफ्रारेड तकनीकी से लैस है।
अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो इसके अंदर कुछ सेंसर, कुछ तकनीक तो लगाने पड़ेंगे, तो वही ये तकनीक है। ये नदियों के अंदर भी काम कर सकता है, यानी कि पानी के अंदर भी ये आसानी से काम कर सकता है। इससे भारतीय सेना को मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने, अग्रिम पंक्ति के सैनिकों तक महत्वपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। म्यूल अभी भी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपूर्ति वितरण के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेना के पशु परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में जो भारत सरकार सैनिकों को रसद वगैरह पहुंचाती है, तो कई सारे जगहों पर खच्चर वगैरह का उपयोग किया जाता है सामानों को ढोने में। क्यों? क्योंकि ये जो जीव है ना, बड़ा ही ठोस सा जीव होता है और बड़ा ही शांत जीव होता है और किसी भी एरिया में जा सकता है आसानी से। भोजन भी कम चाहिए इसको। सेना को उम्मीद है कि 2030 तक पशु परिवहन के उपयोग में 50 से 60% कमी आएगी। हालांकि यह कई सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। चीन ने पहले से ही अपने आर्मी में रोबोटिक्स डॉग को शामिल कर लिया है, जो सैन्य क्षेत्र में रोबोट की बढ़ती तैनाती संभवतः एक नए हथियार दौर का संकेत देती है। इसी की आशा हम लोग कर रहे थे, नए हथियार दौर का संकेत देते। जो नवंबर का मैगजीन बनवा रहा हूँ मैं, पीपल वाला मैगजीन, आप पढ़ते होंगे, उसमें मैंने पढ़ाया है कि भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास, क्या बोला मैंने, अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास जो है उसको कंडक्ट करवाया। तो अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास हो, अंतरिक्ष में मानव की लड़ाई हो, जल में, नभ में, जमीन पर लड़ लड़ के मानव थक गए। अब हम स्पेस में लड़ने जाएंगे, ठीक है। हथियारों से, तलवारों से, घोड़ों से, टैंक बम बारूद से लड़ के थक गए हम। अब हम AI से लड़ेंगे। अब गोली बम बारूद के जगह पर लेजर हथियार का उपयोग करेंगे हम। किस लिए करेंगे? क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ मानव हैं, 800 करोड़ मानव हैं, और जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है ना, उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो यही चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस टॉपिक को भी, आज का वीडियो यहीं पर एंड करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी मैं दूसरे वीडियो में आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा और सवाल भी दूंगा। टारगेट बिना पढ़ेंगे अगर आप 71 के लिए पढ़ें या 70 के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो भटक जाएंगे। कोचिंग संस्थान का मुझे नहीं पता वो टारगेट के अनुसार पढ़ाते हैं या नहीं, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग संस्थान जो BPSC स्पेसिफिक हैं, उनका सिलेबस PT से पहले कभी कंप्लीट नहीं होता है। मेंस का तो वो बस टच करके आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल हर जगह चीज़ें होती है। एक्सेप्शन हो सकता है कि आपका कोचिंग बहुत अच्छा हो, बच्चे कोचिंग को लेकर बड़ा ही कंसर्न रहते हैं, टची हो जाते हैं, बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है। हालांकि भ्रम टूटते हैं सारे धीरे धीरे। चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। सवाल दूंगा, लिखने की प्रयास कीजिएगा। टारगेट एक ज़रूर रखिएगा। 71 के लिए पढ़ें, 70 के लिए पढ़ें। टारगेट बिना भटक जाते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं रूम यहाँ से निकल के पटना जाऊँ, तो मैं रास्ते में हो सकता है झांसी वाली ट्रेन में बैठ जाऊँगा, चेन्नई वाली ट्रेन में बैठ जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि मुझे पटना जाना है और आज ही जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कल तक पहुँचना है तो मैं जाऊँगा दिल्ली स्टेशन और वहाँ पर पटना वाली गाड़ी में बैठ जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे पटना कब पहुँचना है, तो मैं तो बस दिल्ली में घूमता रहूँगा। 1 सप्ताह बाद जाके ट्रेन में बैठूँगा। प्रभु का प्रवचन नहीं चल रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, टारगेट के बिना आप अचीव नहीं कर पाएंगे। पर वीक का टारगेट, पर डे का, पर मंथ का होना ही चाहिए कि मुझे फरवरी महीने में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 71 के लिए मैं कह रहा हूँ कंप्लीट करना है। हो सकता है कि मुझे समझ में ना आए, लेकिन एक बार तो मैं पढ़ूँगा। मुझे 1 सप्ताह में, मुझे आज के दिन में मूल अधिकार पढ़ के M लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करना है। भले मुझे 4 घंटे बैठना पड़े, 5 घंटे बैठना पड़े, 6 घंटे बैठना पड़े। अगर ये टारगेट नहीं होगा तो मैं अभी बैठूंगा पॉलिटी लेकर, 1 घंटे बाद रील देखने लग जाऊंगा, फिर आधे घंटे बाद ज्योग्राफी उठा लूँगा, फिर आधे घंटे बाद निबंध लेखन के लिए देखूंगा, फिर रील देखने लग जाऊंगा, मोटिवेशन लूँगा, शाम को सो जाऊंगा, रात को सो जाऊंगा, फिर अगले दिन की यही कहानी। ओके, बचिएगा इससे। धन्यवाद आप सभी का।